चलिए, आज जो छूटा हुआ भाग है हम लोग का क्लास में, कुछ बच्चे का छूट गया है तो उसके लिए, और बाकी बाद जिसको रिवीजन करना है उसके लिए। तो हमारे बॉडी में दो प्रकार के गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है मैनुअली, पता है? वो होता है आपका O2 एंड CO2। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, तो गैसों का परिवहन पढ़ेंगे। तो मैंने क्या कहा आपका, यह है ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या, गैसेस, गैसों का परिवहन। ये नाम तो सुना होगा, गैसों का परिवहन हम लोगों को जानना है कि हमारे बॉडी में कितने प्रकार का गैस ट्रांसपोर्ट होता है और वो कौन कौन सा गैस है। तो मेनली अगर मैं बात करूं तो दो तरह का गैस होते हैं। अगर तुम बात करो कि तुम सांस लेते हो, ठीक है, तो सांस लेते हो तो तुम्हारा आपका मेनली जो एयर जाता है, एयर कहाँ पहुंचा? आपका लंग्स में पहुंचा। एयर कहाँ पहुंचा? तो लंग्स में पहुंचा। और लंग्स में तुम जानते हो तुम्हारे पास एल्वियोली होता है, जिसको आप कुपिका कहते हैं। यही सबसे छोटा इकाई है किसमें? लंग्स में। और इस कुपिका से फिर आपका कहाँ जाता है? आपका जाता है कैपिलरीज में। कैपिलरीज, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज किसको कहते हैं? ब्लड वेसल यानी ब्लड नली को। जो पतले ब्लड नली होते हैं उसको कहा जाता है ब्लड नली, ठीक है। इसमें आपका एयर गया, एयर सबसे पहले कहाँ गया? लंग्स में। लंग्स से एल्वियोली, यहां तक तो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किससे? एयर से। हवा से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, ये जान लो, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। इसमें किसी भी ब्लड नली का कोई योगदान नहीं है किसको ढोने में? ऑक्सीजन को, या तो फिर किसको? CO2 को। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि कैपिलरी से फिर जो है आपका ढो करके आपका कहां चल जाएगा? हार्ट के पास, हृदय के पास। और इसके हृदय के पास फिर जो है ट्रांसपोर्ट करके पूरा का पूरा बॉडी में पहुंचाएगा, यानी कि टिश्यू तक जाएगा। प्रत्येक टिश्यू यानी ऊतक तक जाएगा, प्रत्येक ऊतक तक आपका जाएगा। और ये जो आपका यानी कह सकते हो कि आप बॉडी तक चला गया, पूरे बॉडी। अब तुमको यहां से बोलना है, ये तो एयर डायरेक्ट कांटेक्ट में था, किसके कांटेक्ट में? एल्वियोली के कांटेक्ट में। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसके बाद जो ये जो कैपिलरीज है ये लेके कहां गया? हार्ट तक। हार्ट से कहां गया? टिश्यू। तो ऑक्सीजन यानी एयर जाने का जो कांटेक्ट है, एयर में मेनली ऑक्सीजन अगर मैं बात करूं तो यहां से ऑक्सीजन आपका यहां से गया और डायरेक्ट ये रास्ता गया और कहां गया? आपका पूरा बॉडी तक गया। ये यहां से ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि यहां से एयर जो है एल्वियोली में, लंबा ऐसा सांस लो, ये जो एयर गया वो डायरेक्ट कहां गया? आपका लंग्स में, कुपिका में चला गया, जो आप सांस लेके तुम देख सकते हो, ठीक है। यहां से आपका गया, लेकिन इसके बाद कुपिका के बाद कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं बात करूं ऐसे बात करूं, देख लो, ये आपका, तुम तो पढ़े हो इसको बचपन से ही, ये आपका दो लंग्स हैं, यहां पे आपका क्या है? हार्ट है, ठीक है, यहां पे आपका हार्ट है। तो इसमें जो सबसे छोटा इकाई होता है, इसमें आपका बहुत सारा ब्रांच होता है। और छोटा जो बैग लाइक का स्ट्रक्चर है, छोटा छोटा स्ट्रक्चर ये लंग्स के अंदर, जो इसका फंक्शनल यूनिट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? ये कुपिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुपिका, जिसको हम लोग कहते हैं एल्वियोली, है ना। अब ऑक्सीजन यहां से यहां तक गया बाबा, यहां तक गया बाबा, और इसके बाद तो कहीं रास्ता है नहीं, तो कैसे जाएगा?
तो इसके बाद आपका इसके चारों ओर आपका नली होता है, वो नली आपका क्या कहला, चारों ओर नली होता है, इसको नाम कहते हैं कैपिलरीज। क्या बोलते हैं इसको? कैपिलरीज। और ये ब्लड नली है, बहुत पतला नली है। इसको देखना है तो आप आंखों को देखिए गौर से, ऊपर में आपको बहुत पतला पतला नली दिखेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है। अब यहां से आपका पहुंचा कहां, यहां से ऑक्सीजन लेके पहुंचा कहां, हार्ट तक। देख लो ये हार्ट, हार्ट पूरा बॉडी को देगा। अब फिर जब पूरा बॉडी तक जाएगा ऑक्सीजन, तो फिर वापस जो है बॉडी में क्या बनता है आपका, CO2, और ये CO2 फिर वापस हार्ट में आएगा पूरा बॉडी से। हार्ट कहां पहुंचाएगा, फिर लंग्स में पहुंचाएगा, और लंग्स से फिर जो है क्या लेके आएगा, ऑक्सीजन लेके आएगा। तो यहां से एयर O2 गया और एल्वियोली तक के बाद यहां ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में। तो वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, यहां तक तो डायरेक्ट कांटेक्ट में था तो ब्लड अंदर चला गया, इसके बाद डायरेक्ट कांटेक्ट तो है नहीं, इसको ढोने के लिए आपका ब्लड नली है, तो वो ब्लड नली में कैसे ढोया जाता है, किस आधार पे ढोया जाता है, ठीक है, आपका कैसे ढोया जाता है, वही चीज हमको जानना है। अब सवाल है कि सिर्फ ऑक्सीजन तो ढोया जाता नहीं है, दोनों के बारे में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात किया। ठीक है, मैंने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को यहां पर लिखा, ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या, गैसों का परिवहन। तो लेकिन यहां पर एक गैस नहीं है, आपके दो गैस हैं, एक अंदर जाने वाला जिसका नाम है O2 और एक बाहर निकलने वाला जिसका नाम है CO2। जिस डायरेक्शन में O2 गया था उसी डायरेक्शन के अपोजिट में, यानी बाहर से आपका एयर गया, पहले लंग्स में गया, लंग्स के अंदर एल्वियोली में गया, एल्वियोली से फिर आपका कहां गया, आपका गया कैपिलरीज में, कैपिलरीज से कहां गया आपका हार्ट में, और हार्ट से कहां गया टिश्यू में। अब देखिए उल्टा प्रोसेस, प्रत्येक टिश्यू जहां भी देख रहा है आपको, जहां भी देख रहे हो, आंख का टिश्यू, नाक का टिश्यू, माथा का टिश्यू, बॉडी का टिश्यू, जहां का टिश्यू देख रहे हो तुम, जहां का टिश्यू देख रहे हो, अब तुमको ये कहना चाहते हैं कि वहां पर आपका CO2 बनेगा, क्योंकि जानते हो प्रत्येक टिश्यू यानी कि सेल में आपका क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट टूटता है, यानी ग्लूकोज टूटता है तो CO2 का निर्माण होता है। CO2 से लेना देना है नहीं, क्योंकि बॉडी में CO2 का कोई उपयोग तो है नहीं, तो वो CO2 को फिर वापस क्या है आपको यहां से टिश्यू से फिर इसी रास्ता में जाता है कैपिलरीज तक, और कैपिलरीज से फिर किस में चला जाता है आपका एल्वियोली, एल्वियोली से फिर लंग्स में ही होता है, लंग्स से फिर ये बाहर निकल जाता है। यानी जो काम आपने O2 को ले जाने के लिए किया टिश्यू तक, CO2 को ले जाने के लिए आपको बाहर, वही रास्ता को अपनाना होगा। ठीक है, वही रास्ता को अपनाना होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, एक राइट डायरेक्शन में गया और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में गया। अब कहानी है, ये तो आपने सीखा कि O2 जाता कैसे कैसे है, कहां से रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो एल्वियोली से रास्ता ब्लॉक हो जाता है, उसके बाद आपका ब्लड में मिलता है, यानी कैपिलरीज में ब्लड में ऑक्सीजन, इसके बाद ले जाता है टिश्यू तक। तो किस किस रूप में ले जाता है यही सीखना है। तो यहां से यहां जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है, कहां से कहां, कैपिलरीज से लेकर के टिश्यू तक, टिश्यू से लेकर के एल्वियोली तक जब पहुंचा, इसी को क्या बोलते हैं, गैसों का परिवहन। ठीक है, तो परिभाषा तो लिखना नहीं है, बस समझना है, बाकी बात नोट्स तो है, आप देख लीजिएगा, NCERT पढ़ लीजिएगा, जिनका जो छूटा है, तो यही आपका नोट्स है, इसको आपको जिसको लेना है ले सकते हैं। और वैसे जो है, अब सवाल है कि कितने प्रकार के गैसों का ट्रांसपोर्ट होता है हमारे बॉडी में, कितने प्रकार का, तो तुम खुद बोल सकते हो बाबा कि 2 प्रकार का होता है। एक आपका कौन होता है, O2, और दूसरा होता है CO2। 2 प्रकार के गैसों का। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस 2 पूरा अच्छा से शॉर्ट में पढ़ने का कोशिश नहीं कीजिए, लॉन्ग में ही पढ़ने की कोशिश कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपका। अब देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, तो एक यहां पर है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, यानी O2 का ट्रांसपोर्ट कहें, और दूसरा अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2।
ठीक है, यानी यहां पर दो गैसों का ट्रांसपोर्ट किया आपने। एक ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, O2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है बॉडी में, और जब ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 का बात करेंगे, जब बॉडी में आपका CO2 बनता है तो कैसे बनता है। ठीक है, तो दो चीज को बात करेंगे, एक ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 और दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अब देखिए ये ट्रांसपोर्ट ऑफ जो O2 था, ये यानी कि इसको हिंदी में तो तुम लिख ही सकते हो, O2 का परिवहन, आप O2 का परिवहन। ठीक है, अब यहां पर ये तीन तरीके से परिवहन करता है। ये कितने तरीके से, तीनों समझ लो, सॉरी ये ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 है, ये दो तरीके से बॉडी में परिवहन करता है। एक तो 97% जो है, 97% जो है ऑफ O2 ढोया जाता है आपका आरबीसी के द्वारा। आरबीसी का नाम सुना होगा, रेड ब्लड सेल्स। 97% जो है O2 वो आरबीसी के द्वारा ढोया जाता है। आरबीसी के अंदर एक स्पेशल मॉलिक्यूल है जिसका नाम है आपका हीमोग्लोबिन। क्या नाम है, हीमोग्लोबिन। आपका बॉडी, आपका ब्लड लाल होता है कि नहीं, किसके कारण लाल होता है, किसके कारण रेड होता है, यही हीमोग्लोबिन के कारण। और एक आरबीसी में अगर मानो तो मैंने कहीं पढ़ा है कि 20 से 26 लाख या उससे अधिक हीमोग्लोबिन होता है एक आरबीसी में। और आरबीसी के अंदर जो है आपका एचबी होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो 97% ऑफ O2 जो है किसके द्वारा परिवहन होता है, आरबीसी को। 97% ऑफ O2 परिवहन होता है किसके द्वारा, आरबीसी के द्वारा। क्या होता है, परिवहन होता है। होता है नहीं लिखिए, उतना सेंटेंस बनाने का जरूरत नहीं है। 97% ऑफ O2 आरबीसी के द्वारा परिवहन। अगर कहीं लिखा मिले कि नहीं बाबा O2 का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है 97%, तो गलती मत करना है आपको। आपको याद रखना है कि सेम चीज हुआ कहानी। अरे आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी के अंदर ही क्या होता है आपका, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन ढो रहा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुटता है। अब ये आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो एक हीमोग्लोबिन की बात करूं तो एक हीमोग्लोबिन जो होता है आपका वो 4 पॉलीपेप्टाइड यानी 4 चेन का होता है। वैसे भी ये सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ना है आपको, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ना है आपको। किस में पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ना है आपको। किसको पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम में, कि हीमोग्लोबिन कितने चेन का होते हैं। लेकिन फिर भी यहां पे जान लो कि हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो 4 चेन का होता है, यानी 4 श्रृंखला होता है, 4 धागा होता है, और 2 अल्फा धागा होता है और 2 बीटा धागा होता है। क्या होता है, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो यहां पर कह सकते हो 2 अल्फा 2 बीटा होता है, इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा, ये जानकारी के लिए। और एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन जुड़े हुए होते हैं, 4 आयरन। एक आयरन से एक ऑक्सीजन जुड़ता है, तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन जुटेगा। इस हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन जुटेगा और बनाएगा आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बना, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। चूंकि एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन जुटा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपका बॉडी में क्या हुआ, ब्लड के द्वारा ढोया जाता है। ठीक है, कहां तक ढोया जाता है, टिश्यू तक, यानी ऊतक तक पहुंचाया जाता है। अब सवाल है कि ये बना कहां पर है, Hb4O2, ये बना है आपका लंग्स में। कहां पर बना, लंग्स में जुटता है। यानी लंग्स में क्या, एल्वियोली के बगल में। ये जो मैंने बताया था तुमको कि एल्वियोली है, इस एल्वियोली के बगल में आपका ब्लड वेसल्स हैं। इसी ब्लड वेसल्स में क्या गया, ऑक्सीजन चला गया और हीमोग्लोबिन से जुट गया। तुमको अगर कोई पूछे कि एक हीमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन जुटता है, तो तुम बोल देना कि सर बिंदास 4 ऑक्सीजन जुटता है।
और बनाता क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है आपका? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब आ जाइए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बनाता है आपका, ठीक है, और वो पहुंचाता कहाँ? ऊतक तक। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां दो चीजें याद रखना है आपको कि यहां क्यों जुटता है, लंग्स के बगल में या लंग्स के अंदर ही क्यों जुटता है ऑक्सीजन, और कहीं क्यों नहीं जुटता? और भी जुटता है, जुट सकता है, जुटता होगा। यहां पर जो है ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होता है, जिसको हम कहते हैं PO2। आपको मैंने पिछले क्लास में आपका कंटिन्यू बताया था, नहीं भी जानते हो तो जान लो। ये जो PO2 कहीं लिखा हो तो उसका मतलब है पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, है ना। पार्शियल प्रेशर का मतलब बहुत सारा गैस है, उसमें सिर्फ O2 का प्रेशर। अगर कहीं PCO2 लिखा रहे तो समझना, क्या समझोगे बाबा? ये पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, यानी CO2 का। ये हिंदी में लिखिए या अंग्रेजी में लिखिए, बात वही है। PCO2 PO2 हिंदी में क्या लिखेंगे? तो जहां पे पार्शियल प्रेशर O2 का ज्यादा होगा वहां पर ऑक्सीजन जुटेगा हीमोग्लोबिन से, और जहां पे पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा होगा वहां हीमोग्लोबिन से कौन जुटेगा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो पार्शियल प्रेशर बहुत मायने रखता है हमारे बॉडी में, नहीं तो गैसेस जो है एक जगह से दूसरे जगह ढोया नहीं जा सकता है, ठीक है। बहुत मायने रखता है आपका, समझ गए बात को? कौन मायने रखता है आपका? ये पार्शियल, ये जो प्रेशर है। तो यहां पर ऑक्सीजन से अगर, सॉरी, हीमोग्लोबिन से अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहां पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, और ऊतक में जाकर के ऑक्सीजन को दे देता है। तो ऑक्सीजन को दे देता है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग हो गया, समझ गए? तो ऑक्सीजन से अलग हो गया तो इसका मतलब यहां पार्शियल प्रेशर क्या है? कम है। जहां पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा O2 का, वहां पर हीमोग्लोबिन से कौन जुड़ेगा? ऑक्सीजन। और जहां कम होगा पार्शियल प्रेशर वहां ये अलग हो जाएगा। तो लंग्स में पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, किसका? ऑक्सीजन का। तो O2 से जुड़ जाता है, और यहां पर जो है आपका हीमोग्लोबिन, इसको ढो करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन पर ले गया ऊतक यानी टिश्यू के पास, वहां पर पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, तो यहां अलग हो जाता है। तो इस तरह से 97% क्या हुआ? O2 ढोया जाता है, किसके द्वारा? आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है। कैसे भाई? हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन जुड़ता है, तो जुड़ता कहां होगा? जहां प्रेशर ज्यादा होगा, और रिलीज कहां होता है? जहां प्रेशर कम होता होगा। तो ये, और बाकी बात तुम बोलोगे सर 3% किसके द्वारा ढोया जाता है? तो 3% जो बचा हुआ है तो तुम्हें पता होगा कि हमारे ब्लड का जो कंपोजिशन है, हमारे ब्लड का जो बनावट है, उसमें 2 चीज पाया जाता है तो बहुत चीज, लेकिन मेनली 2 चीज में बांटा गया है आपका। एक तो आपका ब्लड में जो है, एक तो आपका क्या है? प्लाज्मा है। प्लाज्मा किसे कहते हैं आपको पता है? कि जो द्रव भाग है, जो तरल भाग है, ब्लड का जो लिक्विड भाग है, तरल भाग है, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और इसमें जो सॉलिड वाला चीज है, सॉलिड का मतलब वहां पर सेल्स से लेना देना है, तो सेल्स इसमें जितने भी हैं उसको कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। इसको क्या बोला जाता है? फॉर्म्ड एलिमेंट। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में आपका कौन कौन है? सीधा कहेंगे जनरल भाषा में कि 2 चीज, एक प्लाज्मा है जिसमें बहुत सारा घुला हुआ पदार्थ है या गैस है, और एक फॉर्म्ड एलिमेंट है। फॉर्म्ड एलिमेंट में 3 ही होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना। सुना होगा, क्या क्या सुना है आपने? आरबीसी, ठीक है, प्लेटलेट्स, और क्या आपका, और क्या? डब्ल्यूबीसी, है ना। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये 3 चीज है, ये 3 चीज है। इसको छोड़ के ये आपका 55% होता है ब्लड में, कंपटीशन में जनरली पूछा जाता है।
जो बीपीएससी हो, चाहे जनरल कंपटीशन हो, रेलवे का हो, ग्रुप डी का में भी इवन पूछा जाता है कि 55% प्लाज्मा होता है और 45% जो है दूसरा चीज होता है जो सेल्स होते हैं। यही प्लाज्मा में गैस भी घुल सकता है। तो ये जो आपका ऑक्सीजन है इसी प्लाज्मा में घुल करके जाता है, लेकिन कितना प्रतिशत? अरे बाबा, आपके बगल में तालाब है, आपके बगल में नदी है, आपके घर में कुआं है, उसमें मछली रहता है, उसमें और भी जीव है, वो ऑक्सीजन कहाँ से पाएगा? वो तो पानी में रहता है। इसका मतलब पानी में ऑक्सीजन घुलता है, जिसको हम कहते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, घुला हुआ ऑक्सीजन। उसी तरह जब ऑक्सीजन का ये नेचर है कि घुल सकते हैं, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन जब आरबीसी के अंदर या फिर ब्लड में ट्रांसफ्यूज, मतलब कि क्या कहते हैं, डिफ्यूजन होता है, ब्लड में जाता है, तो हीमोग्लोबिन को 97% तो ढोता ही है, लेकिन कुछ जो है 3% द्रव यानी पानी में घुलता है। यहाँ पानी नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे प्लाज्मा। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। पानी बोल देंगे ना तो पूरा कहानी गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो यहां पर आ जाओ आप, तो यहां पर 3% जो है आपका क्या, 3% जो है प्लाज्मा, 3% ट्रांसपोर्टेड थ्रू क्या, प्लाज्मा, थ्रू प्लाज्मा, प्लाज्मा के द्वारा ढोया जाता है। ये आपका ऑक्सीजन की बात था। मैंने अभी CO2 का बात नहीं किया है, हमने यहां पर CO2 का बात नहीं किया है, सिर्फ ऑक्सीजन का बात किया है कि किस तरह से ढोया जाता है। और इसमें पार्शियल प्रेशर जरूरी है, और क्या, जहां पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा और PO2 कम होगा वहां पे ऑक्सीजन जुड़ेगा, और वहां पर क्या, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन भी कम होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन आयन होने से आपका पता है ना कि ब्लड में, ब्लड जो है आपका अम्लीय है कि क्षारीय, अगर पूछा जाए तो सामान्यतः आप बोलेंगे कि क्षारीय होता है। 7.4 होता है pH, तो 7 से अगर ऊपर चला गया pH तो इसका मतलब है कि वो क्षारीय है, एल्केलाइन है। अगर 7 से बिलो चला गया तो दिक्कत है। तो यहाँ पर अगर H+ बढ़ेगा तो भी डिस्टर्ब होगा, और टेम्परेचर जो है बढ़ने से भी डिस्टर्ब होता है। तो 4-5 फैक्टर हैं। एक तो प्रेशर ऑफ O2, ये प्रेशर ऑफ CO2, ये ज़्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए प्रेशर, तब जाके ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा, हीमोग्लोबिन से। वहाँ हाइड्रोजन आयन का भी मात्रा कम होना चाहिए, CO2 का लेवल तो कम होना ही चाहिए, और टेम्परेचर भी कम होना चाहिए, तब जाके जुड़ता है। और उत्तक में जाकर के वही जितना चाहिए जुड़ने के लिए उसका जस्ट उल्टा चाहिए। जैसे यहां हाई चाहिए PO2, ठीक है, लो चाहिए PCO2, तो यहां पर जुड़ने के लिए ज्यादा चाहिए ना, लेकिन उत्तक में क्या होगा, अलग होगा, तो यही उल्टा हो जाएगा। वहां PO2 क्या हो जाएगा, उत्तक में कम, और क्या बोला हमने, PCO2 ज्यादा हो जाएगा। तो PCO2 ज्यादा जब हो जाएगा तो वहां ट्रांसपोर्टेशन किसका आएगा, वहां से लेके आएगा किसको, O2 को जोड़ करके हीमोग्लोबिन। लेकिन यहां दो तरीके से होते हैं, एक 97% ऑफ O2 आरबीसी के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा ढोया जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, ठीक है, 3% तो किसके द्वारा ढोया जाता है आपका, तो किसके द्वारा ढोया जाता है आपका, तो 3% जो ढोया जाता है आपका प्लाज्मा के द्वारा, प्लाज्मा द्रव। अब आइए कहानी इसको तो आप समझ लिए, तो आइए अब इसी को एक बोर्ड में यहां पर समझाने का प्रयास करते हैं। ये आपका, ये 2 तरीका से ढोया गया, ये 3 तरीका से ढोया जाता है। चलिए 2-4 सेकंड के लिए रेस्ट ले लेते हैं। अब आ जाइए, ये जो आपका 20 से 25% जो CO2 है, ये ढोया जाता है आपका हीमोग्लोबिन के द्वारा, आरबीसी के द्वारा। तो 20 से 25% CO2 किससे भाई, आरबीसी या हीमोग्लोबिन के द्वारा ढोया जाता है। किसके द्वारा, क्योंकि मैंने बोला था
आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वही CO2 और O2 को जोड़ता है। तो हीमोग्लोबिन धोया जाता है, या आप बोल सकते हो आरबीसी, दोनों बात एक ही होगा। ठीक है, 20 से 25% CO2 किसके द्वारा ढोया गया भैया? तो किसके द्वारा ढोया गया भैया? तो आरबीसी के द्वारा, समझे। अब बचा कितना? 70% जो है, एनसीईआरटी का मैं आपका दे रहा हूं, 1-2% इधर उधर जो भी हो आपके मन में आएगा, ये 20-25 है, 70 जुड़ गया तो 95 हो गया, अब कहां से आएगा? ठीक है, इसके बाद भी 5-7% होता है, रहता है, वो आपस में घटते बढ़ते रहता है। लगभग 70% जो CO2 है ये आपका ढोया जाता है बाइकार्बोनेट के रूप में। किसके रूप में? बाइकार्बोनेट। तुमने बाइकार्बोनेट पढ़ा होगा। ये कहानी तो आपका हीमोग्लोबिन जुटेगा किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुटेगा, यही। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां HB से कौन जुड़ेगा? CO2, और बनाएगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन ये बनाएगा। तो ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के द्वारा ढोया जाएगा, जैसे यहां पर ढोया गया था ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा। अब 70% जो CO2 है ये किसके रूप में? बाइकार्बोनेट के रूप में। तो आरबीसी के अंदर, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सवाल दिमाग में रखना, आरबीसी के अंदर एक विशेष एंजाइम होता है, वो एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या नाम है आपका? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। बड़ा अच्छा नाम है जी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और ये आपको 11th में एक जगह और पढ़ना है, जब एंजाइम पढ़ते हो आप, वहां पर भी पढ़ाया गया है आपको एनसीईआरटी के द्वारा। आपका एनसीईआरटी के द्वारा पढ़ाया गया है, सिलेबस में है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है? आरबीसी में भी होता है और प्लाज्मा में भी होता है, लेकिन प्लाज्मा में कम होता है और आरबीसी के अंदर ज्यादा होता है। आरबीसी के अंदर क्या होता है? ज्यादा। ये क्या करता है? आपका बाइकार्बोनेट बनाता है, तब तो बाइकार्बोनेट के रूप में ढोया जाएगा। CO2 को किससे जोड़ देता है? आपका CO2 को जोड़ देता है H2O से। और कौन एंजाइम का बात किया आपने? ये बात किया कार्बोनिक एनहाइड्रेज। यहां पता नहीं आपको दिखना चाहिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ना। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज को ये एंजाइम जोड़ेगा CO2 को H2O से, अब बनाएगा H2CO3। क्या बनाएगा? H2CO3। दिख रहा है? बोर्ड कट रहा है क्या? देख लेते हैं। यहां पर बोर्ड कट रहा है तो यहां पर यहां पर डायरेक्ट इसको जो है ना ऐसा कर देते हैं। ये रिएक्शन ये बनाएगा क्या? यानी H2CO3। और H2CO3 जो है आपका ब्लड में टूट जाता है, फिर H+ और प्लस H-CO3। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये बाइकार्बोनेट आयन है, ये हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, इसी द्वारा ये ढोया जाता है, फिर कहां तक? लंग्स तक। फिर वहां पर ये जो है कंबाइंड कर सकता है H2CO3 में, और फिर जो है लंग्स में ये क्या करेगा? H2CO3 CO2 के फॉर्म में बदल जाएगा, H2O के फॉर्म में, वही CO2 बाहर निकल जाएगा। तो आपका जो है टिश्यू से, यानी कहां से? उत्तक से। कहां से? उत्तक से आपका कहां तक ले गया? लंग्स तक। दो माध्यम से, एक आरबीसी ढो के लेके गया और दूसरा बाइकार्बोनेट के रूप में। लेकिन बाइकार्बोनेट अगर बनना हो तो आपका डायरेक्ट ऐसे नहीं बनेगा, आपका डायरेक्ट ऐसे बनेगा नहीं। उसको बनने के लिए आपको क्या चाहिए? तो उसको चाहिए एक कार्बोनिक एनहाइड्रेट। वो एंजाइम कहाँ होती है? तो वो एंजाइम होती है आपका आरबीसी के अंदर, प्लाज्मा के अंदर। अब तुम बोलोगे और कोई है? तीन टाइप से बोले थे, तो एक टाइप और बच गया जिसको हम लोग कहते हैं, ये इसी का भाग है, इधर वाला नहीं है। ठीक है, ये इसी का भाग है। और जो नेक्स्ट पॉइंट जो आपका बताया मैंने, ये जो ढोया जाता है प्लाज्मा में, क्योंकि यहां याद है प्लाज्मा में 3% ढोया गया था ऑक्सीजन को, लेकिन यहां कितना?
7% जो है CO2 किसके द्वारा? प्लाज्मा के द्वारा। किसके द्वारा? प्लाज्मा के द्वारा। यहां पर उल्टा लिखा जा रहा है ना, इधर लिखते हैं 7% CO2 किसके द्वारा? प्लाज्मा के द्वारा ढोया जाता है। प्लाज्मा के द्वारा, तो द्वारा ढोएगा प्लाज्मा में, यानी कि जैसे पता है ना कि जितना भी आपका रहता है आपका वाटर बॉडीज में, वाटर बॉडीज बोले तो वाटर बॉडीज उसे कहते हैं, तालाब को बोलते हैं, कुआं को बोलते हैं। वाटर बॉडीज का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जहां वाटर रहता है, जहां पानी रहता है, नदी हो, तालाब हो या फिर आपका समुद्र हो, उसमें आपका मछली वगैरह जो भी है ऑक्सीजन लेता है घुला हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता भी तो है। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो कहाँ से घुलेगा? कहाँ में घुलेगा? कहाँ में घुलेगा? तो आपका घुलता है कहाँ पर? आपका घुलता है पानी में। उसी तरह यहाँ प्लाज्मा क्या है? पानी ही है। अरे बहुत सारा मटेरियल्स है लेकिन पानी ही है, द्रव ही है। तो उसमें CO2 कितना प्रतिशत घुलेगा? 7। अब सबको जोड़िएगा तो लगभग 100 होगा। अब यहाँ 70 है और 25 चले गए तो 95, 7, 102, 102 नहीं होगा, तब लगभग 20 के करीब, 22 के करीब होगा। समझ गए? तो इसी तरह से आपका कंबाइंड करके ये CO2 ढोया जाता है। तो O2 आपका कितने रूप में ढोया जाता है? O2 दो तरह से ढोया जाता है, एक ये वाला हीमोग्लोबिन और एक ये और ये। तो ये ब्रीफली मैंने बोला कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो है कैसे ढोया जाता है। बाकी बात ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है जो इसको इसमें समझाना था, लेकिन आपको एक अलग क्लास में हम समझा देंगे और तब तक इसको देखेंगे जिसका छूटा हुआ है बच्चों का। और जैसे ऐसे भी जो जिसको एंजॉय करना है, बायोलॉजी समझना है, कंपटीशन का एग्जाम देना है, तो वो समझ सकते हैं। बाकी बात तब तक के लिए बाय।